दिल्ली हारे, विपक्ष किसके सहारे? केजरीवाल की हार के बाद विपक्ष में हलचल का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी का हाल, दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को पंजाब का डर सता रहा है। केजरीवाल की हार से पंजाब में नेताओं में असंतोष दिख सकता है। कांग्रेस पर सवाल, जीरो वाली डबल हैट्रिक यानी 6 बार शून्य आया है। उसके बाद टीएमसी, समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट के निशाने पर सीधे तौर पर कांग्रेस आ गई है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ा है। कह रही है कि कांग्रेस की वजह से हमारी ये गुत हुई है, हमारी ये गर्त हुई है, हमारा ये हश्र हुआ है। संसद में क्या हुआ? कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने सदन के बाहर उकसाने वाले अंदाज में कहा, लोग सड़कों पे उतरेंगे। बीजेपी ने सदन के भीतर विपक्ष को, बीजेपी और एनडीए ने सदन के भीतर विपक्ष को हिंदू विरोधी कहा है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है कि केजरीवाल की हार के बाद अब विपक्ष जो है वो क्या करेगा। बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। ऋतुराज झा हैं, फॉर्मर एमएलए हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन क्या लगता है विवेक, आपको सुंदर सपना टूट गया? हरियाणा, महाराष्ट्र और देश के बाद दिल्ली भी हार गए, और क्या कांग्रेस की वजह से सब कुछ हुआ है? नहीं, देखिए, हार तो हुई है और बीजेपी आई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के फेवर में कोई एक गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हम लड़े आपस में, इंडिया अलायंस, और उमर अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि और लड़ो आपस में। कांग्रेस का एक रिसर्जेंस हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत हार हो गई, लेकिन इसमें यह भी एक मैसेज इंडिया अलायंस के अंदर बड़ा स्ट्रांग गया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अरे कौन सा इंडिया अलायंस? इसको कौन सा इंडिया अलायंस? कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। नहीं, कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। आरजेडी कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। कौन सा इंडिया अलायंस? अब मतलब हार का साइड इफेक्ट यह है कि रेणुका चौधरी जैसी वरिष्ठ नेता कह रही है कि सड़कों पे उतरी है। जी, सड़कों पे उतरी है आप लोग। नहीं, देखिए, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, वैसे लोग करें असहयोग आंदोलन। क्या बनाना चाहते हैं आप लोग इस देश को? श्रीलंका? एक जमाने में यही जनसंघ उतरा करती थी बोट क्लब पर, फिर बोट क्लब का वेन्यू बदल करके अब जंतर मंतर हो गया है। ये भी उतरा करते थे 2014 से पहले। तो डेमोक्रेटिक राइट है, जनता हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हो, हम बिल्कुल उतरेंगे। मैं आपका ये शो ओखला से कर रहा हूं और ओखला में आया था मैं, और बता देता हूं आपको, अगले महीने से हम फिर यहां से आंदोलन करेंगे। इस बार एनवायरनमेंट के लिए करेंगे। करे बीजेपी पोल्यूशन पे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना, कांग्रेस परिजीवी है और विपक्ष का एक वर्ग जो है वो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन पे ही जिंदा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी सर, बिहार जी, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, सड़कों पे आना विपक्ष का काम है, सड़कों पे आए, लेकिन जिस लिहाजे में रेणुका चौधरी ने बोला है, और अब दिल्ली हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है। वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर पर, शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेणुका चौधरी ने कहा और अभी जो विवेक जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ओखला से बोल रहा हूं और हम यहीं से शुरू करेंगे
एनवायरनमेंट के खिलाफ आंदोलन। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं ओखला के आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि वहीं से आप आंदोलन कर पाएंगे। अब जरा इसको उससे जोड़िए जो रेणुका जी ने कहा कि सड़कों पर उतरने की बात। अब ये बताएं इसका अर्थ क्या समझना चाहिए। मैं लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं, अमीर जी जो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस एड को हम पूरा पैसा बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एड से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए गया है किसके पास, जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के पास, जिसने पैसा भारत और बांग्लादेश में सरकारों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया है। यह अब आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और विवेक जी को ना अच्छा लगे तो मैं बताना चाहता हूं, रूस के डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा चुनावों के दौरान यह बोला था कि भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये जो सड़कों पर निकल आओ, इसका लिंक कहां पे है, इस तोते की जान कहां पे है, आपको बहुत समझना मुश्किल नहीं है कि कौन देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है। और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल शब्द कहा था, अब मुझे लगता है उनके चेहरे पर से नकाब उतरता जा रहा है। जी मैं रुक करता हूं, लेकिन विवेक आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस बड़ा खूबसूरत है। 30 विधायक आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में आ जाते हैं, बड़ा खूबसूरत है ये। हाँ नहीं, आप सुन लीजिए सर। पहली चीज तो सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे माननीय मित्र, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स का राइट दिया हुआ है। आप पढ़िए वो कौन सी धारा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर, प्रोटेस्टिंग इज माय राइट गिवन टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन एथिकल राइट एंड यू एंड योर गवर्नमेंट आप रोक नहीं सकते हमारे को। ये सीधी सी बात है। नहीं, मैं इंडिया अलायंस की नहीं, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे बताइए, ये इंडिया अलायंस कमाल का अलायंस है। पंजाब के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में आम आदमी पार्टी के, ये बड़ा खूबसूरत अलायंस है। आपको मैं पहले से नहीं, मैं आपको हमेशा भविष्यवाणी पहले करता हूं, नॉर्मली सही होती है। बिहार कभी सही नहीं हुई, कभी सही नहीं हुई, कभी सही नहीं हुई। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको। नहीं, मैं देखिए, मैं बिल्कुल आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी कभी सही नहीं हुई। आपने बोला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप हार गए। उसके बाद आपने बोला हरियाणा के अंदर देखिए बीजेपी की 20 सीटें नहीं आएगी थी, आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। महाराष्ट्र के अंदर आपने बोला था अलायंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अलायंस तो सर फटा हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पर। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे 4 दिन पहले। मानता हूं आपकी बात, लेकिन हम क्या मानेंगे? आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा, आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा। अरे छोड़िए, अच्छी सीटों के साथ सब लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे। नहीं, मिलके तो लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, मिलके पंजाब में लड़ रहे हैं। भाई कुछ राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, केरल में भी लड़ते हैं। मैंने पहले जायज है सरकार गिराना आम आदमी पार्टी की, उधर चुनी हुई चुनी हुई सरकार गिराना जायज है आम आदमी पार्टी की। 30 विधायक को संपर्क में लेकर नहीं, क्यों है 30 विधायक संपर्क में? आज मीटिंग हुई है, 92 लोग थे, 30 मिनट का तो ऑफिशियल नंबर है, मीटिंग हुई है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि 7 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। बीजेपी ने तो कहा कि वहां पे हंगामा हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि बहुत गड़बड़ हुई है मीटिंग के अंदर। ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा नहीं है। बताइए। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से चीजें कर रही हैं, समीकरण है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक तालमेल जो बनाना चाहिए था, जो लोकसभा में बना था, चाहे सीटें ना आई हो, नहीं बना, और इसकी वजह से हमारे अलायंस को भी और सभी को एक तरीके से धक्का जरूर लगा। सुधांशु त्रिवेदी तो कोई गुरेज नहीं कर रहा। सुधांशु त्रिवेदी, तालमेल दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। नहीं, ये तालमेल में घालमेल ज्यादा है। और इनकी स्थिति ये है कि जैसे अभी देखिए विवेक जी ने कहा, अपने राज्य केरल में लड़ रहे हैं ये एक दूसरे से। अब ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी और एक दूसरे से लड़े। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया, कांग्रेस की यहाँ उनकी सरकार गिराने में लगी हुई है, उसके बाद भी कहते हैं इंडिया अलायंस एक साथ है। तो भाई इसलिए आपके ऊपर तो वो पंक्ति लागू होती है विवेक जी, इस इंडिया अलायंस के ऊपर, इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो अब आपका झूठ जो है वो पूरी सच्चाई के साथ देश के सामने बिल्कुल सामने आ चुका है। मुझे लगता है व्यक्तिगत स्वार्थ और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, यानी सत्ता का लोभ और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या
से बना हुआ यह गठबंधन अपनी स्वाभाविक परिणति की तरफ आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर जो इसके अंदर नेचुरल वे में होना चाहिए था वही हो रहा है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एसीबी जो कि 15-15 करोड़ रुपए का मामला है, आप नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की एक बड़ी तैयारी है। अरविंद केजरीवाल को नोटिस जा सकता है और अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई होगी। संजय सिंह पर भी कार्रवाई की तैयारी है। याद होगा आपको कि आरोप लगाया गया था 15-15 करोड़ रुपए विधायकों को नहीं, एमएलए कैंडिडेट को ऑफर हुए हैं। उसके हवाले से सबूत नहीं पेश करें आम आदमी पार्टी ने। एसीबी का कहना है कि एक भी सबूत अभी तक नहीं दिया है और कुल मिलाकर एसीबी के नोटिस तक का जवाब नहीं दिया है। यह बड़ी खबर है। दूसरी तरफ पंजाब को लेकर कांग्रेस कह रही है कि 30 विधायक जो है वो हमारे संपर्क में हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। जवाब ऋतुराज झा जी। अमित जी, ये 15 करोड़ का खेल भारी ना पड़ जाए। अमित जी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ऑपरेशन लोटस को कौन सी पार्टी चलाती है, अगर आप अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा। आप अपने दफ्तर के बाहर किसी रेडी वाले रिक्शे वाले से पूछेंगे तो वो भी बता देगा। सिंधे और सिंधिया का खेल इस देश में किसने खेला सबको पता है। महाराष्ट्र से लेकर के आपको जो है सो मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक में जो है सो एमएलए को तोड़ के सरकार गिराने का काम किसने किया सबको पता है। अच्छा, पंजाब के आपके एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमएलए कौन तोड़ रहा है? पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए कौन तोड़ रहा है? अरे आप अमीश जी बोलने दीजिए ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जो पार्टी कह रही है कि 30 एमएलए जो है, कौन सी पार्टी है पंजाब में हमारे संपर्क में है। सुन तो लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि 30 एमएलए हमारे संपर्क में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा ने किस पार्टी के एमएलए को तोड़ के सरकार बनाया है? किसके एमएलए सबसे पहले बिकने के लिए तैयार रहते हैं, टूटने के लिए तैयार रहते हैं? इतिहास गवाह है। जिन लोगों से अपने एमएलए संभलते नहीं है, बड़े आए दूसरे के एमएलए को संपर्क करने वाले। अरे अपने लोगों को संपर्क करो, शायद टूटने से और बिकने से बच जाएंगे। हो सकता है कर्नाटक की सरकार चल जाए, हो सकता है तेलंगाना की सरकार चल जाए, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की सरकार चल जाए। आपको मैं बता दूं कि पंजाब के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को दिया है। 93 विधायक हैं। आपको पता है टूट का मतलब क्या है? कम से कम 66 विधायक टूटेंगे तब टूट माना जाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है, एक मैंडेट दिया है, जनता का काम करने के लिए दिया है। जब हमें पंजाब की सरकार मिली थी 3.5 लाख करोड़ वाणी को विराम दीजिए, वाणी को कर्जा विराम दीजिए। था। जवाब एक ऐसी सरकार को चलाने का काम भगवंत मान जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। 92 लोगों को 30 मिनट में निपटा दिया गया। मैं आपको अमित जी एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी से देखिए सुधांशु त्रिवेदी बीच में नहीं बोलते। लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ऋतुराज जी आप भी सीनियर है, इत्मीनान से। सर ऋतुराज जी ने कहा कि पूरे देश में सबको पता है कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि इस देश में एक ही मुख्यमंत्री हुआ था। जब केजरीवाल जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? कोई भी तुमसे पैसा मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देना और उसके बाद हम पूरा इलाज कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों को फोन आया, रिकॉर्डिंग की कि नहीं की? या ये टोटल वही झूठ का कारोबार है जैसे कि तो वो जमुना के पानी में झागी दिख रहा था, साबुन तो था नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ना, या आपके सीएम का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है? भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि जो टेक्निकली किसी की आवाज रिकॉर्ड कर लेना इलीगल है। पुलिस कर सकती है और एजेंसीज कर सकती हैं, पर वो कहे कि कर लेना। मैं पूछना चाहता हूं, आवाज रिकॉर्ड तो छोड़िए, वो ये नहीं बता रहे हैं किसका फोन आया था और किस नंबर से फोन आया था। देखिए, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध हैं। यदि किसी ने रिश्वत ऑफर की तो आम आदमी पार्टी के लोगों का तो पुनीत कर्तव्य होना चाहिए था, तुरंत जाके एफआईआर कराते। जैसे किसी को धमकी आती सिक्योरिटी लेनी हो, तब तो फट से इस नंबर से मेरे पास फोन आया है, तुरंत जाके थाने में बताते हैं। तो इन्हें बताना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने संपर्क किया अथवा अमुक नंबर से फोन आया जिसमें ऐसी बात आई।
अगर है तो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर नहीं ला रहे हैं तो 7 मिनट के अंदर उस बैठक में क्या हुआ है सबको समझ में आ सकता है, क्योंकि ये झूठ का जो गुब्बारा है। ओके, 7 मिनट, आदत हो गई थी 7 इन्हें मिनट झूठ की के बैठक। बुलबुले को फैलाने ओके, की, इतने वो लोगों फटता को बुला हुआ के नजर 7 मिनट की बैठक हुई, आधे घंटे में निपटारा करके आगे भेज दिया गया, और ये 15 करोड़ फांस बन गया है। क्योंकि एसीबी सूत्र कह रहे हैं कि फोन, बल्कि आपके व्यक्ति ने जो नंबर दिया है अमित जी। उस पे फोन हुआ है, आउटगोइंग कॉल है वो, इनकमिंग कॉल नहीं है, आउटगोइंग कॉल है वो। क्या ये सत्य है बात, या क्या वो आउटगोइंग कॉल है? 15 करोड़ रुपए के लिए आपका विधायक कैंडिडेट फोन कर रहा है किसी को? आप तो कह रहे थे कॉल आया था। अमित जी, विधायक नहीं, विधायक कैंडिडेट भाई, देश भर में एमएलए ऑपरेशन- कैंडिडेट, वो चुनाव हार गए जिनकी बात हो रही है। सुन लीजिए, दो मिनट सुन लीजिए। वो चुनाव हारे नहीं है, चुनाव जीते हैं। जिन्होंने ये सबूत दिया है, जिन्होंने नंबर दिया है, उनका नाम मुकेश सहलावत है, जो कि अरे मैं मंत्री थे दिल्ली 15 सरकार में। विधायकों, वो मैं 15 सुल्तानपुरी से कैंडिडेट्स फिर की से बात जीते कर रहा हैं। हूं जिनका आप बात बोल रहे थे, मैं 15 की बात कर रहा हूं। जी। सुनिए। अरे जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, करिए जांच। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो ऑपरेशन मुकेश लेकर अलावत, काफी लोग चलाते हैं। मुकेश तोड़-फोड़ अलावत आप ने करते हैं। आउटगोइंग कॉल, झारखंड उन्होंने में खुद आप फोन करते किया हैं। था ना, मुकेश और- अलावत ने, और- मुकेश अलावत ने खुद और- फोन किया था सर। सुन लीजिए ना, सुन नहीं लीजिए। मैं पूछ रहा हूं ऋतुराज अरे आंसर सुन माय लीजिए, क्वेश्चन। एंटी-करप्शन- मुकेश अलावत ने खुद फोन किया था। एंटी करप्शन उन्होंने सबूत दिया है, उसकी जांच एजेंसी करेगी। क्या सबूत है जांच वो? करके कोर्ट में पेश आउटगोइंग करेगी। कॉल का? अब उन्होंने नंबर दिया ना, उन्होंने टाइम बताया, नंबर बताया, उसकी जांच रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है ना। उन्होंने जांच के लिए उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, उन्होंने ट्विटर पे डाला, इस नंबर से फोन आया, इतने बजे आया। एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करनी चाहिए, उसको कंक्लूजन तक जाना चाहिए। देश भर के अंदर में जितने भी ऑपरेशन लोटस के हो रहा है, सबका होना चाहिए। और रही बात आपकी, कपूरथला हाउस में आधे घंटे की मीटिंग क्यों हुई, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक चीज बताइए। परसों जो है जितने भी विधायक जीते दिल्ली के अंदर में, सबकी बैठक हुई। उसके बाद जितने भी प्रत्याशी जो है सो जो हारे, उनकी भी बैठक हुई। आज जो है सो पंजाब के सभी विधायकों को पिछले 3 दिनों से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी एक एक विधायक से जो है सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सबसे बातचीत करी, नोट तैयार किया, सबके ग्रीवियंसेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है। अरे उस पर एक सबको बात बताइए, compile 92 करके लोग मिलने के लिए आए, पूरा का एक पूरा लॉजिकल, report एक मैं बनाया लॉजिकल बात बोलता हूं, जिसपे- नहीं 92 लोग मिलने के लिए आए, 92 लोग मिलने के लिए आए, जिसमें कई मंत्री थे, सीएम थे, आपकी पार्टी के कन्वीनर थे। मुलाकात आप ऑफिशियली कह रहे हैं आधे घंटे की हुई, ठीक है। बीजेपी कह रही है ये 7 से 9 मिनट की मुलाकात थी, कांग्रेस तो कह रही है कि 5 मिनट में ही वहां पर बहुत गड़बड़ होनी शुरू हो गई। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि 30 मिनट में सबकी बात हो गई? जो इंटरेक्शन था वो मैं 30 आपसे मिनट क्या, का आप था। मुझे पूरी बात तो मैं तो अमीश आपको, जी, सर आप अमीश पूरी जी, बात मुझे कह रहे हो, पूरी मैं बात आपको तो आप 2.5 मिनट कहने सुना दो। मैंने आपको। आप बोलिए 30 सेकंड मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जिनका नाम है संदीप पाठक जी, उन्होंने हर विधायक से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे 1 to 1 बात करके सबकी रिपोर्ट बनाई। उस ठीक है, रिपोर्ट ठीक को है। कंपाइल किया गया, जिसको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी ने एड्रेस किया। और आधे घंटे के अंदर में अगर सारी चीजों को एड्रेस कर लिया गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी, और रही जी, बात, जी। पंजाब से सभी लीडर आए अपने नेता से मिलने के लिए जी, आए। मैं जवाब सुन लेता हूं। ओके इससे ओके, हाई लेट तौबा लेट किस सुधांशु बात की त्रिवेदी, बचा ओके रखी सुधांशु है? त्रिवेदी, भाई सुधांशु चन्नी त्रिवेदी। पूरे एक सेकंड जी। अमित जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी जब पूरे कैबिनेट को लेकर सोनिया गांधी जी के दरबार में आते थे, राहुल जी के दरबार में आते थे, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था। हमारे पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल बिल्कुल जी। नहीं, आपकी अगर पार्टी उनसे के मिलने नेता, के लिए उनको अधिकार है leadership आने आ रही का। है, तो सवाल इस problem पे क्या है नहीं है, इसमें? सवाल टाइमिंग को लेकर है। ओके सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। अब एक technical विश्लेषण बात होना जवाब चाहिए, देता हूं और एनालिसिस एक होना political। चाहिए। एक हर सेकंड, पार्टी का इंटरनल सिस्टम होता ठीक है। है ऋतुराज जी सुधांशु, के मुंह से कैसा ये क्षमता है आम आदमी पार्टी में कि वो 92 लोगों को, 92 क्योंकि विधायक और विधायक मंत्री और उसके अलावा वहां पे ज्यादा लोग थे, 125 लोग थे, लेकिन उनको 30 मिनट में निपटा दिया गया। ये 8 है आम आदमी पार्टी के पास। देखिए अरे अगर तो पहले से अरे पहले से भाई कह रहा हूं, बताओ, पहले ये सबसे 8 ही बातचीत हुआ ना, करके ये सारी 8 ही रिपोर्ट हुआ ना। तैयार कर ओके, रखी थी। अरे उसको देखिए address ऋतुराजा किया। जी, ऐसे नहीं हो सकता, आप उसको address लगातार किया बोल रहे हैं उन्होंने। सर 4.5 मिनट से, ऐसा नहीं हो आप सकता। राष्ट्रीय चैनल ये पे बैठ अनफेयर है करके- सर, ये अनफेयर है। ऋतुराजा जी देखिए, मेरे कार्यक्रम में मैं सबको बहुत बराबर का मौका देता मैं हूं। ऋतुराज बीजेपी में किस पॉइंट? नहीं आप ऋतुराज जी की बात को मैं रिवर्स में उत्तर देता हूं। पहली बात यह
कि इन्होंने कैसे बोला कि सोनिया जी और राहुल जी से मिलने लोग आते थे, चन्नी जी जब आते थे तो कोई नहीं बोलता था। इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। ये आम आदमी की बात करने वाली पार्टी कैसे जस्टिफाई कर रही है कि किस ढंग का हाई कमान कल्चर होता था। यानी प्रथम परिवार के लोग कहते थे आओ भाई सलाम मारने के लिए आओ हमारे दरबार में, और पूरी सरकार आ जाती थी। आज बुलाया। अब मैं टेक्निकल बात का जवाब देता हूं साहब। आपने कहा कि दुर्गेश पाठक जी ने ऑनलाइन सबसे मीटिंग करके ये किया, तो ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं की अगर 30 मिनट की करनी थी? और अगर 125 लोग थे और 30 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 1800 सेकंड हुए। अगर 125 लोगों को एक एक बात करने का समय दिया जाए तो तकरीबन 10 सेकंड एक व्यक्ति को मिले। मतलब 10 सेकंड में तो सिर्फ वो ये कह पाएगा कि माननीय केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। 10 सेकंड खत्म हो गए। मेरे भाई, अगर केवल उनको सुनाना ही था जो आपने कहा रिपोर्ट, तो ऑनलाइन हो सकता था। ये पढ़े लिखे आईआईटी के ग्रेजुएट मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन की बजाय उन्हें बुलाया क्यों? और बुलाया तो उनको सुना क्यों नहीं? और सुना तो नहीं तो सिर्फ सुनाया क्यों? और सुनाया भी इतना कम क्यों? मुझे लगता है ये इतनी आसानी से बात हजम नहीं होने वाली है। बात राज तो कोई गहरा है। और ऋतुराज जी जो बोल नहीं पा रहे हैं, पर उनकी आंखें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ बहुत गहरा राज है। क्योंकि वो पार्टी जो दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बताती, मुझे ये पता है जी, मुझे वो पता है जी, वो फलाना आने वाला है पार्टी के अंदर, फला मुख्यमंत्री बनने वाला है, फला प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो ये नहीं बता पा रही है कि अंदर बात क्या हुई है उनके मुख्यमंत्री और बीजेपी कह रही है तथा कथित असली मुख्यमंत्री जो होने वाले थे, जिनको कि नकली मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है, उनके बीच में क्या हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो बताया नहीं जा सकता। कांग्रेस कह रही है कि बहुत कुछ हुआ है, 5 मिनट में बहुत कुछ हुआ है। बीजेपी कह रही है कि 7 एमएलए ने आम आदमी पार्टी से यानी अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा की शिकायत की है कि उनकी सुरक्षा हटनी चाहिए, और सीधे तौर पे कहा है। और दलित प्रेम कहां आम आदमी पार्टी का चला गया है? वीवीआईपी सुरक्षा पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सवाल उठा दिए हैं। सीधे तौर पे कहा है कि वीवीआईपी कल्चर है, जनता के पैसों की बर्बादी बताया है सीधे तौर पर। मैं आपको बता देता हूं, गुरजीत सिंह औजला ने कहा है कि राघव चड्ढा पंजाब के पैसों से मौज कर रहे हैं। Z+ से क्या, वो Z+ से भी ज्यादा ले सकते हैं। वो हमारी तरह सांसद है, उनको भी वही सुरक्षा लेनी चाहिए जो उनका हक बनता है। ये बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा करा है। बीजेपी कह रही है कि आज पंजाब की बैठक में भी बाकायदा शिकायत हुई है। जवाब लेता हूं मैं आपका, ऋतुराज जी। मुझे अमीश जी एक बात बताइए, एक राज्य खास करके पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट, उसके अंदर में पंजाब की जो पुलिस है डीजीपी के नेतृत्व में इस बात को आकलन करती है कि किस व्यक्ति की क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके हिसाब से वो लोग तय करते हैं कि किसको क्या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसमें किसी XYZ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? राघव चड्ढा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर मान लो उनका इनपुट है, वो सरकार में कुछ इनपुट दे रहे हैं, अगर मान लो वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि वहां की इंटेलिजेंस, वहां की विजिलेंस, वहां की पुलिस को लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंगली उनको सिक्योरिटी दी गई है। हर व्यक्ति को दी गई है, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे किसी भी दल के हो, सबको सिक्योरिटी दी गई है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर सिक्योरिटी थ्रेट। उसका असेसमेंट तो पंजाब की पुलिस करती है, उसमें किसी पॉलिटिकल एंगल को डालने की क्या जरूरत है? नहीं, पॉलिटिकल एंगल हम नहीं डाल रहे, ये तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही पॉलिटिकल एंगल डाला हुआ है। उन्होंने बोला था हम कोई वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। अब इससे ज्यादा वीवीआईपी कल्चर क्या होगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है। सवाल मैं नहीं खड़े कर रहा, बीजेपी खड़ी कर रही है, कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिन सांसदों ने सवाल खड़े करे हैं। रवि किशन कह रहे हैं सब ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार की चीजों पर मौज कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसों को नुकसान हो रहा है इससे। ये सीधे, और मतलब कांग्रेस तो और बढ़ चढ़ के बोल रही है, कांग्रेस तो और बढ़ चढ़ के बोल रही है। पॉइंट ये है, मतलब यू आर सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर। नाउ आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन इज सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर। आप कह रहे हैं कि क्या हर्ज है? यही बात तो कहती थी कांग्रेस, यही बात तो कहती थी कांग्रेस की सिक्योरिटी की कई बार जरूरत होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर्मर सीएम, एक दलित फॉर्मर सीएम चन्नी को Z सिक्योरिटी की आवश्यकता है और राघव चड्ढा को Z+ की आवश्यकता है। यू आर सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर, और इसी दिल्ली के अंदर आपको इसी वीआईपी कल्चर में हार का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की जनता क्या आपको लगता है माफ करेगी इन सब चीजों को? ये सवाल है जो कौन देंगे आम आदमी पार्टी के लिए? अरे जवाब तो देने दो, आप बोले जा रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि पंजाब इज ए वेरी सेंसिटिव स्टेट।
बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पंजाब के अंदर में सिक्योरिटी क्राइसिस का क्या इतिहास रहा है आप अच्छे से जानते हैं। वहां की पुलिस, वहां की विजिलेंस, वहां की इंटेलिजेंस इस बात को तय करती है कि किस आदमी का क्या सिक्योरिटी होना चाहिए। 200 पुलिस वाले दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं जो बीजेपी और कांग्रेस उठा रही है। ओके, मैं फिर आता हूं मीटिंग के ऊपर, मीटिंग के ऊपर आता हूं, मैं मीटिंग के ऊपर आता हूं। ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मीटिंग पर आता हूं। ओके, क्या सिक्योरिटी थ्रेट का आकलन अमित देवगन करेंगे या वहां की पुलिस करेगी? ओके, दुष्यंत नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, यू आर आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। अमीश जी, एक दिन दुष्यंत जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, दुष्यंत जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। सुधांशु 30 सेकंड बोल लें, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, आप और अनुराग। देखिए, जो बात ऋतुराज जी ने कही, पहली बात मैं कहूं कि सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर हम किसी के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु यह सिक्योरिटी की जो बात होती है वो इंटेलिजेंस इनपुट के बेस के ऊपर होती है। तो अगर वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं। पहली बात, ऋतुराज झा जी ने जो कुछ बोला उससे ये साफ हो गया कि केजरीवाल जी 10 साल पहले बोलते थे वो झूठ का कारोबार करते थे। ये मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करता हूं। हर मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी की जरूरत है और पंजाब जैसे स्टेट को बहुत सिक्योरिटी की जरूरत है। क्यों ये झूठ बोलते थे उस जमाने में, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। कोई सीएम 2 कमरे के फ्लैट से काम नहीं करा अरविंद जी को छोड़िए, यहाँ तो सांसद भी सिक्योरिटी ले रहे हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल यहां पे मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर एक मिनट मैं पूरी बात 100-150 पुलिस वाले, और इन्होंने जो कहा कि पंजाब में जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मैं ऋतुराज जी से पूछना चाहता हूं कि भगवंत मान का कैवेलकेड कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है लगभग। तो इसका मतलब सिक्योरिटी थ्रेट 2 गुनी बढ़ गई ना अमरिंदर सिंह के जमाने से। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर हुए हमले से लेके सबको समझ में आ रहा सिक्योरिटी थ्रेट कितनी है। तो इसीलिए अगर इतनी सिक्योरिटी थ्रेट है किसी को, चाहे केजरीवाल जी को या राघव चड्ढा को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो इनपुट दिया होगा ना। और अगर नहीं है तो आप कम से कम ये बोल सकते हैं आपको किससे थ्रेट है। जैसे हम कहते हैं हमारे नेताओं को अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से थ्रेट है, जिहादी टेररिस्टों से थ्रेट है, नक्सलियों से थ्रेट है, जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है उनसे थ्रेट है। आपको किससे थ्रेट है बताइए तो? भटके नौजवानों से थ्रेट है, या टुकड़े टुकड़े कहने वाले उन लोगों से थ्रेट है, या जिनको आप अपने लोग कहते हैं जो नक्सलियों का समर्थन, किससे थ्रेट है ये भी तो बोलिए। और उसका क्या आपने सेंट्रल आईबी को कोई इनपुट दिया है? क्योंकि वो तो सांसद हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, देश के अन्य भागों में भी जाते हैं, तो उनकी कंसर्न व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति न करके ईमानदारी से बताइए, और आज बताइए कि इतने लोगों को दिल्ली में सिक्योरिटी की जरूरत कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में नहीं थी, आपकी सरकार के जमाने में सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बढ़ गया? एक सेकंड, दुष्यंत नागर वेट कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, फिर आप ऋतुराज जी अकेले जवाब दीजिएगा। दुष्यंत नागर जी 40 सेकंड, दुष्यंत नागर ऑन स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट। I'll give you a chance ऋतुराज जी, मेरा फेयर जॉब मिलती है। दुष्यंत नागर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, दुष्यंत नागर और अनुराग। ओके, दुष्यंत नागर, जस्ट 1 मिनट, लेट मी रिप्लाई। वेट ऋतुराज जी, दुष्यंत नागर बोलिए। चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित समाज से जीते हुए, जनता के द्वारा चुने हुए बड़े नेता हैं देश के। उनकी सिक्योरिटी थ्रेट कहीं कम नहीं है राघव चड्ढा जी से। मेरी राघव चड्ढा जी के प्रति पूरी सहानुभूति है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, लेकिन चन्नी जी की उनसे ज्यादा है। चन्नी जी की सिक्योरिटी कम क्यों है? और जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, मूसेवाला साहब को मार दिया गया। कब मारा गया? जब उनकी सिक्योरिटी कम की गई। तो आम आदमी पार्टी क्या है, उनको सिर्फ अपने अपने दिखते हैं, देश से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, और बिना विचारधारा के कोई राजनीतिक दल नहीं चलता मेरे मित्र। और मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आपका पूरा जो शो है वो पूरा इंडिया अलायंस के ऊपर चल रहा है, और आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी अलग थलग हुई है। उसकी क्या कारण है? गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का 2017 में 43% वोट शेयर था। इन्होंने जाके वहां कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया, 25% वोट शेयर कांग्रेस का कम कर दिया इन्होंने। ये जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को चुनाव हराने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाए। चुनी हुई कहां की नैतिकता है? ये कौन सा गठबंधन धर्म है? आपके संपर्क में गुजरात में इन्होंने जाके बात है, सुन लीजिए, मैं आपको आपकी इन्होंने बैठक करी है आज इनकी 30 मिनट की बैठक हुई है। अरे इनकी 30 मिनट की बैठक, ये लोकतांत्रिक है ही नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कोई लोकतांत्रिक वैल्यू है? क्या बात कर रहे हैं? यादव जी इनको छोड़ के चले गए, अपना कुमार विश्वास इनको छोड़ के चले गए, प्रशांत भूषण और उनके पूज्य पिताजी कितने पुराने समाजवादी हैं वो इनको छोड़ के चले गए, किरण बेदी जी इनको छोड़ के चली गई। अगर इनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य होते तो वो लोग नहीं जाते।
आज आपने देख लिया किस तरह से 30 मिनट में 93 विधायकों से बातचीत कर ली। ये कौन सा लोकतांत्रिक गणित है? क्या एक एक मिनट भी नहीं मिला विधायकों को बात करने के लिए? और इतने कम समय में क्या विधायक अपनी बात रख पाए? ये देश को आज सोचने की जरूरत है। ओके ओके ओके, ऋतुराजा किसके हाथों में सौंपना है, कहां हमारा लोकतंत्र सुरक्षित ऋतुराजा है? कम एंड देन अनुराग भदौरिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। आई एम सॉरी अनुराग, आई विल कम टू यू। ओके ऋतुराज जी 30 सेकंड्स। नहीं भाई, ये तो अमित जी, मुझे सुधांशु जी को मुझे बुलवाना बहुत रहा करे तो छोटा उन्हीं सा को बुलाया रिप्लाई करो, देना हम है। लोग को काहे बुलाते हो? मुझे अमित जी बस छोटा सा रिप्लाई करना है कि देखिए, स्टेट वाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिचुएशन अलग अलग है। हम लोग दिल्ली में, मैं खुद 10 साल विधायक रहा हूं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। दिल्ली के अंदर में एक बार 67 विधायक रहे, एक बार 62 विधायक रहे, हमने कभी कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कुछ नहीं। तो अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऐसे ही पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका पड़ोसी पाकिस्तान है, तो वहां पर थ्रेट अलग किस्म का है और उसकी एनालिसिस आगे की बात करिए। इंटेलिजेंस करती है, विजिलेंस करती है, कांग्रेस। आप कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं, कांग्रेस आपको निपटाना चाहती है। जिस विचार से हम लोग आए थे जी, उसी विचार से आज भी है। मैं 10 साल विधायक रहा हूं। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना ने कहा है कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका बहुत बड़ा बयान आया है। श्रीकांत शिंदे का विपक्ष का रवैया हिंदू विरोधी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने किया है, विपक्ष श्रद्धा का भी विरोधी है। देश मोदी के साथ है। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बयान दिया है। अनुराग भदौरिया पार्लियामेंट में बोला है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। देखिए, और मैं माफी मांगता हूं, आपके पास लेट आ रहा मैं तो हूं, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। सुना नहीं, मैं तो एक ही बात बोलता हूं जो सुधांशु जी कह रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने बोला था, जब सड़क सुनसान हो जाए तो संसद पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। आप शायद इस बात को भूल रहे हो। एक लोकतांत्रिक अधिकार है सड़क पे उतर कर सरकार का विरोध करना। जिसकी बात आपने कही, शिंदे जी की बात आपने कही, अगर कुंभ में हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं, हम आपको सजेशन दे रहे हैं, हमारी राय को आप आलोचना समझते हो, ये आप लोकतंत्र का सम्मान है। हम आपको राय दे लें कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनको व्यवस्थाएं हो, उनको रहने की, खाने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक हो, ये हमारी राय थी। क्योंकि कहीं गलत हो रहा था, हम कह रहे थे। आपने मेरी राय को आलोचना समझा, माना नहीं। अंत में क्या हुआ? हमारे अपने श्रद्धालुओं की तो मौत हुई। वही तो हमारे बीच वो सनातनी थे कि नहीं थे, हिंदू थे कि नहीं थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए आप लोकतंत्र में विश्वास कहां रखते हो? विपक्ष आपको राय देता है तो आप उसकी आलोचना मानते हो। अगर वो सड़क पर उतर के आपकी सरकार की आलोचना करता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, तो आप उसमें कहते हो नहीं 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 नहीं, ये तो देशद्रोही हो गए। कमाल की बात करो। वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में कहो, मैं नेताओं के नाम गिना दूं, कौन सा खतरा है जो लेके AK-47 घूम रहे हैं बीजेपी के नेता? बताइए आप, क्या खतरा है भाई? पूरा वीआईपी कल्चर आपने, पूरा कुंभ में वीआईपी कल्चर बना रखा है। कुंभ में जो नेता जाते हैं पूरा वीआईपी कल्चर है। आपके यहाँ मंत्री देखो सब यहाँ सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। किस बात की सिक्योरिटी भाई? जनता का पैसा क्यों लुटा रहे हैं आप? ये जनता का पैसा है ना, जनता के पैसे से आपके लोग सिक्योरिटी लेते, क्यों लेते हैं भाई? क्या खतरा है? अगर आपको किसी को खतरा है तो हमें खतरा नहीं है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा है तो हम लोग को भी खतरा है ना। हम जनता के बीच में रह सकते हैं, लेकिन आप सिक्योरिटी लेके आप लोग चलते हो। तो इसलिए वीआईपी कल्चर अगर किसी ने जन्म दिया इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जिसको चाहे उसको Z+, Y+, पता नहीं क्या क्या प्लस दे देते हो फट से। बीजेपी में आए नहीं कि Y+ हो गए। लेकिन एनडीए कह रहा है कि एनडीए कह रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं करी, एनडीए कह रहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। ओके, मैं विषय पर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए को क्यों लगता है? देखो श्रीकांत शिंदे तो एनडीए का पार्ट है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। एक सेकेंड, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकेंड। नहीं, एक जवाब दे दूं। देन अनुराग, आई विल कम टू यू, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड का जवाब है। ओके ठीक है, एक सेकंड बोल लीजिए आप अनुराग। बोलिए। देखिए, मैंने कहा कि एनडीए कह रही हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी वो लोग हैं, सनातन विरोधी वो लोग हैं जिनकी नाकामी की वजह से हमारे सनातनों की मौत हो गई, श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कौन हुआ सनातनी विरोधी? मतलब आप झूठ और अनर्गल बातें फैलाते हैं, इसलिए आपको हिंदू विरोधी कह रही है एनडीए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी ठीक है। देखिए, मैं सिक्योरिटी और वीआईपी कल्चर दोनों के ऊपर बात बोलना चाहता हूं। सिक्योरिटी किसी को भी दी जाती है। एक तो पहली बात, जरूरी नहीं कि उसका एमएलए एमपी होना ही इंपॉर्टेंट है। नॉन एमएलए नॉन एमपी को भी सिक्योरिटी दी जाती है। अशोक सिंघल जी की डेथ हो गई, अशोक सिंघल जी को जेड सिक्योरिटी थी ना, वो एमएलए थे ना एमपी थे।
बाबरी मस्जिद वाली घटना के बाद। आज भी हमारे आडवाणी जी को वो एमपी नहीं है, इसके बावजूद उनको जरूरत है, इसलिए पहली बात। दूसरा, मगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है, इस पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी और इन्होंने 100 से अधिक लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई? आपने उसको वेबसाइट पे डाल दिया कि इन सब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई है। यानी आपने सीधे, एक तरफ आप कह रहे हैं पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान बॉर्डर से, आपने टेररिस्टों को टारगेट दे दिया, हर व्यक्ति को बता दिया कि इसकी सिक्योरिटी का स्टेटस ये है। ठीक है, ये होती है राजनीति। और फिर एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे। अब भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। हिंदू सनातन विरोधी की बात पे जानते के साथ क्या किया? अभी तो कुछ दिन पहले तो अखिलेश जी ये कह रहे थे कि कुंभ में भीड़ थोड़ी आ रही है, ये तो ये लोग केवल व्यर्थ की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अब तो इतनी भीड़ दिख रही है कि ड्रोन से वो कवर नहीं की जा सकती है। सैटेलाइट से देखिए आपको तो पता चलेगा कि बनारस से इलाहाबाद प्रयाग आने वाली सड़क, चित्रकूट, करवी, जौनपुर, मिर्जापुर से आने वाली सड़क, लखनऊ से आने वाली सड़क, उस पर कितना जाम दिख रहा। तब आपको नहीं दिख रहा है कि लोग वास्तविकता में आ रहे हैं, कि ये दिखाई हुई संख्या। और अगर अखिलेश जी ने आज ये बोला है कि आप चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, जमीन पे नहीं है, तो ये वो लोग हैं, जाके दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, जिस दिन चंद्रयान उतरा था चांद के अछूते कोने पर, तो अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया था? चांद मुबारक मेरे भाई। चंद्रयान, भारत के इसरो ने, ना इसरो का नाम ना भारत का नाम, चांद मुबारक, जैसे कोई ईद मुबारक दे रहे हो। यानी यह दर्शाता है कि इनके दिल में कितनी नफरत है, और चंद्रयान जैसी उपलब्धि में भी अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अन्यथा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के इसरो की इस बधाई में, ठीक है, ओके, चांद मुबारक शब्द का क्या रिलेवेंस था? अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो, जो उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। आपके अंदर जो नफरत का जहर भरा हुआ है, हर जगह आप हिंदू मुस्लिम जो खोजते रहते हो, ये आपकी मानसिकता में है। मानसिकता में ये हिंदुस्तान के लिए तकलीफ की बात है, हिंदुस्तान की एकता के लिए तकलीफ की बात है। जो नफरत लेके आप चलते हो, हर बात में धर्म के पीछे छिपने की कोशिश करते हो। हमने कहा कि श्रद्धालु परेशान है, वो 24-24 घंटे रास्ते में रुके हुए हैं, उन पर रहने के खाने की जगह नहीं है, वो परेशान है, कैसे पानी पिएंगे, कहां शौचालय जाएंगे। हमने ये इस तकलीफ की बात की है। वो सनातनी है, वो हिंदू है, वो तकलीफ में है। मुझे दर्द है, आपको दर्द नहीं है। आप सिर्फ भीड़ दिखाना चाहते हैं, हम उनकी तकलीफ को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी बात तकलीफ ना हो जाए। वही हुआ, हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई। आपने क्या किया? 17 घंटे आपको लग गए बताने में कि हमारे कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई। यह सवाल है मेरा। सवाल यह है, जब सब लोग फंसे हुए हैं, समाज का हर वर्ग, चाहे किसी धर्म जाति का हो, सबकी मदद करने में लगा है। किसी ने कुछ नहीं देखा किस जाति का है, किस धर्म का है। सभी लोग उन श्रद्धालुओं की जो रास्ते में अटके हुए हैं, उनकी सबकी मदद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु जी। आप हिंदुस्तान की बात करते करते एक तबके की बात करने में आप हिंदुस्तान को बांटने की बात करने में, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले सबका है। बीजेपी और शिवसेना एक ही वाक्य बोल रही हैं कि हिंदू विरोधी हैं ये लोग, दे आर एंटी हिंदूज। देखिए, मैं बता रहा हूं, पहली बात मैं विनम्रता से कहता हूं, आपके दर्शक जाके चेक कर ले, मैंने अपने पिछले पूरे वक्तव्य में कहीं हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं। अचानक आपके मुंह से हिंदू मुस्लिम क्यों आ गया? कि जैसे कहा जाता ना कि अगर पैरेट को कोई चीज रटाई गई हो तो वो फट से आके बोलने लगता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने बोला एक बात पे आपका समर्थन करता हूं। वर्ग जाति छोड़ के सारे लोग आ रहे हैं, और वहां संगम के तट पर ही नहीं, आसपास की सड़कों तक सब आए हुए, कोई नहीं पूछ रहा किस जाति का है। यही तो डर है सर, पीडीए बहा जा रहा है गंगा में। अच्छा, वो कास्ट की बात करने वाले, जाति पे लड़ाने वालों का रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। चूंकि सनातन धर्म का प्रभाव, हिंदू का जो ज्वार दिख रहा है प्रयागराज में, उससे आप लोगों को भयभीत हो रहे हैं कि कहां चला गया वो कास्ट की लड़ाई, कहां चला गया वो पीडीए। आप ही के मुंह से निकला। मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा कि बगैर जाति धर्म छोड़े हुए सारे लोग आ रहे हैं, जाति वर्ग के। बस यही एक हकीकत है जो अनजाने में आपके मुंह से निकल गई। उनका जिम्मेदार कौन है? सुधांशु जी जरा बता दीजिए मुझे। जिसकी बहन चली गई, जिसका बेटा चला गया, जिसका बाप चला गया, जिसका भाई चला गया, एक सेकंड
मैं फिर आता हूं। जिम्मेदारी के लिए एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच आयोग गठित है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। मगर ओके, विवेक एक सेकंड अनुराग, शांत होना पड़ेगा। अनुराग अनुराग लगातार आप बात बोल रहे हैं, विरोध करते रहे तो आपकी भावना। आपको भरपूर मैंने मौका दे दिया अनुराग, भरपूर मैंने मौका दे दिया आपको, लेट दिया लेकिन भरपूर दिया। पिछले 8 मिनट से आप ही लगातार अरे सुनिए, हरे वाले भैया, लाल टोपी वाले सुनिए, अब लाल सलाम वालों को भी मौका दीजिए बोलने का, वो भी बहुत देर से बैठे। जी ओके विवेक, लेकिन ये इंडिया अलायंस का तो सुंदर सपना टूट ही गया। जी कांग्रेस 30 विधायकों की बात कर रही है। नहीं, इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, अभी थोड़ा टीएमसी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, उद्धव सेना कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। देखिए, कांग्रेस है और रहेगी, सबसे बड़ी पार्टी है, 100 सीटें हैं, उसकी एक तो इज्जत शिवसेना है। कांग्रेस को लोकसभा कद्दू में क्यों हम कह रही है? टोटल साथ हैं, इंडिया अलायंस है, पहली चीज। नहीं आप सुन लीजिए 1 मिनट, वो आपस में इफ एंड बट को छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली स्टेट अलग था, इसमें कुछ इमेच्योरिटी आम आदमी पार्टी की रही है। कांग्रेस को वेलकम करके उसको इन्होंने जिस तरीके से अंडरमाइन किया और उसको ये सोचा कि भाई ये इतनी सीटें नहीं ला सकते या इतने वोट नहीं काट सकते, ये मिसकैलकुलेशन है। आज भी अगर साथ नहीं रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। लोकसभा में साथ थे तो क्या कितने झंडे गाड़ लिए थे? लोकसभा में साथ थे तो कितने झंडे गाड़ लिए थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने? एक लोकसभा सीट आई थी क्या? नहीं है सर, आप ऑपोजिशन को अंडरमाइन मत करिए। मैं नहीं अंडरमाइन करना सर, लोकसभा में जनता ने अंडरमाइन करा है। ये लोकसभा में जनता ने अंडरमाइन करा है और हिंदू नहीं, कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। दुष्यंत नागर, ये सब लोग आप ही से हिस्सा क्यों लेना निश्चित रूप चाहते से हैं? मैंने आंकड़े आपको बताए और मैं और भी आंकड़े बता सकता हूं कि किस प्रकार से रीजनल पार्टियां कांग्रेस पार्टी का अपना स्वार्थ सिद्धि करने के बाद में कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते हैं। आपने टीएमसी का नाम लिया, अभी बाई इलेक्शन में कांग्रेस के एक विधायक जीते थे, उसको टीएमसी ज्वाइन करा ली। उसके बाद में आप कहेंगे कि हम कल को अगर दिल्ली की तरह वहां सुपड़ा साफ हो जाता है ममता जी का, तो वो भी बैठ जाएंगी यहां न्यूज चैनल में, उनके प्रवक्ता भी, कि हमको कांग्रेस ने हरा दिया। कांग्रेस की जिम्मेवारी देश के प्रति है, भारत की जनता के प्रति है, समाज के प्रति है, दबे कुचले पीड़ित वंचित के प्रति। लेकिन आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बिकाऊ कांग्रेस के विधायक होते हैं। की जिम्मेवारी क्यों होगी? ये बिकाऊ कांग्रेस, बिकते कांग्रेस के विधायक ही हैं, हमारे नहीं बिकते हैं। चिंता मत करिए, ये 2 साल से इसी भजन को गा रहे हैं, यही घंटी बजा रहे हैं, बार बार इनके प्रवक्ता बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं, मीटिंगों में भी बोलते हैं कि कांग्रेस के विधायक वहां टूट गए, यहां टूट गए। अब ये तो देखिए, इसका जवाब तो ये देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, तोड़ते क्यों हैं? लेकिन आज नंबर आज 10 सेकंड मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रताप सिंह बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है वो एक बहुत गंभीर नेता है। ओके, प्रताप सिंह बाजवा गंभीर नेता है, 30 विधायक टच में है, कांग्रेस स्टैंड्स ऑन इट। ओके ऋतुराजा 10 सेकंड्स। पंजाब में दिक्कत है, अपना घर संभाल लो, अपने विधायकों को संभाल लो। पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में एक पॉपुलर सरकार है जो काम कर रही है जनता के लिए। अपने विधायकों को संभालो, दुष्यंत अपने विधायकों को संभालो। पंजाब में पॉपुलर सरकार है, विधायक दल की मीटिंग 30 मिनट में समाप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 93 विधायकों ने 30 मिनट में अपनी बात रख ली। पॉपुलर सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है। आप 2 बार के विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, आपने अनेक विधायक दल की मीटिंगें अटेंड करी हैं, आपको तो पता होगा 93 विधायकों को अपनी बात रखने में कितना समय लगता है। आपको तो अनुभव है भाई, तो आप कृपया बताइए बात रखी ना कि 30 मिनट में 93 विधायकों ने अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से व्यक्त कर दी। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब वैचारिक जहर, अश्लीलता फैलाने वाली मानसिक दिवालिया ब्रिगेड के कुकर्मों के बारे में हम सब ने आपको बताया था, लेकिन कॉमेडी के नाम पर बेहुदगी की हदें पार करने वाले रणवीर अलाहाबादिया पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची और उसे नोटिस थमा दिया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एनसीडब्ल्यू ने उन्हें 17 फरवरी को तलब किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला इतना नॉर्मल है जितना दिखाने का प्रयास हो रहा है? कार्रवाई की रफ्तार इतनी रेंगती हुई क्यों दिख रही है? वो तो शुक्र है कि बी प्राक जैसे सिंगर का, जिसने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया और गंदी जुबान वाले रणवीर के पॉडकास्ट में जाने से सार्वजनिक तौर पर इंकार कर दिया। लगा था कि दूसरे कलाकार भी इससे सबक लेंगे और शायद सामने आकर एक बड़ा स्टैंड लेंगे, लेकिन बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार एज यूजुअल खामोश हैं, चुप हैं, डरे हुए हैं। हालांकि बी प्राक की तरह फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी
बिना लाग लपेट के रणवीर इलाहाबादिया को इमेच्योर बताया। साथ में यह भी कहा कि जो फेम शॉर्ट वे में मिलता है वो शॉर्ट वे में चला भी जाता है, यानी शॉर्टकट वाला फेम। एक्टर मनोज बाजपेयी, जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा कि आजकल सफलता जल्दी मिल जाती है, लेकिन उस सफलता में को हमें संभाल कर रखना चाहिए। मनोज बाजपेयी की बात सही है, लेकिन ऑडियंस के तौर पर क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सब कुछ सरकार ही करेगी? माना नियम और कायदे बनाना सरकार का ही कार्य है, लेकिन ऐसे घटिया यूट्यूबर को सिर पर बिठाया किसने? उन्हें लाखों सब्सक्राइबर्स मिले कैसे? उन सब्सक्राइबर्स के दम पर ये आज यहां पहुंचे कैसे? साथ ही साथ उनको कौन से ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं उनको भी रुकना पड़ेगा, इनके यूट्यूब चैनल को बंद करना पड़ेगा, इन्हें सार्वजनिक तौर पर बॉयकॉट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और कृपया करके इनका सब्सक्रिप्शन कम करिए, तभी कुछ हो पाएगा।